हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जो लिस्ट होने जा रहा है। उसका नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट। फटाफट से मैं उसका होम पेज आपको दिखा देता हूं कि क्या होम पेज है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इसका एनालिसिस क्या कहता है, इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, ओके, कंपनी करती क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक ओवरव्यू हो जाएगा कि क्या आपको इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। साथ के साथ अगर हम देखें इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कंपनी के कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है, आपको साइट दिख रही है, ओके, इसका होम पेज है इस साइट का, सॉरी इस कंपनी का, इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। ओके, अब ये कंपनी करती क्या है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ट्रैक्टर्स एंड आप ये कह सकते हैं क्रेन्स को ये बनाती है, इनको फाइनेंस भी करती है। ओके, ये नॉर्थ इंडिया में इसका काफ़ी अच्छा कहते हैं इसका अच्छा बिजनेस सेटअप है। ओके, कंपनी आउट ऑफ द कंट्री यानी एक्सपोर्ट्स भी करती है, तो उसके बारे में सारी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये स्टॉक अनबॉक्सिंग मेरा चैनल, ओके, नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है। इस चैनल पर आपको एक से एक बड़ी चीज़ें मिलेंगी, जो बड़े ट्रेडर्स अप्लाई करते हैं, क्या किस तरीके से वो अपनी स्ट्रैटेजी लगाते हैं इंटरडे स्टॉक्स में, बीटी स्टॉक्स में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को अपना चैनल ग्रो करना है, सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, जो लोग पेड में शामिल करते हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बेल आइकन अगर आ रहा है, फिलहाल अभी नहीं आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो उसको भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको वहाँ पर तुरंत वीडियो दिखती हुई नजर आएगी। ओके, इस पर मैं जनरली डेली जो वीडियो आता है वो बीटीएसटी से रिलेटेड आता है, तो डेली बीटीएसटी जो मार्केट आवर्स, मार्केट खत्म होने से पहले जो बीटीएसटी स्टॉक्स में बन सकता है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, 4 लगभग स्टॉक्स बताता हूँ कि डे एंड पर क्या देखें, किस तरीके इस लेवल में वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और अभी 2 दिन हुए हैं, दोनों दिन से बेटर गया है, तीसरा दिन अब देखते हैं मंडे को किस तरीके से कौन से स्टॉक्स खोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने इस व्यू पर कि भाई क्या हमें इस कंपनी में करना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का क्या इशू प्राइस है, क्या किस तरीके से कंपनी आई है, उसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका समझ लेते हैं कि कंपनी का जो इशू होने वाला है, वो इशू ओपनिंग होगा वो होगा 31 दिसंबर से, और आईपीओ क्लोजिंग डेट होने वाला है 2 जनवरी। ठीक है, वही 4 दिन का टाइम जो है, ओके, 3 दिन का टाइम जो है, जो जनरली होता है। ओके, 204 से 215 के बीच में इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। आईपीओ लिस्टिंग बीएससी एनएसए वो तो जनरली है, होता ही है। ओके, अच्छा, इशू साइज़ कितना है? 260 करोड़ पे। ओके, 260 यानी अगर आप ये 204 215 के साथ 14, वही 14-15 हज़ार का जो बनता है। ठीक है, शेयर कितने लेने पड़ेंगे, शेयर इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, हाँ, 69 शेयर्स यहाँ पर आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, लॉट अमाउंट कितना होगा, लॉट अमाउंट भी इसने दे रखा है, एक बार मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, 14,885 का एक लॉट अमाउंट, और एक लॉट के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 14,835 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रमोटर होल्डिंग क्या है? सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रमोटर्स इस कंपनी में कितना होल्ड करें, तो 93.5% के आसपास अभी होल्डिंग है। जहां ये होल्डिंग अपनी घटाने वाले हैं, और बिल्कुल बात है भाई, प्रमोटर्स घटाएंगे तभी इशू आएगा, और कितनी घटाने वाले हैं, मतलब आप पोस्ट आईपीओ कितना रहने वाला है, वो 70% के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो हम ये अच्छा ही मानते हैं अगर 70% के आसपास होता है, 60 से नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पर फंसाने की तैयारी करती है, पर इट इज़ अ बेटर साइज, हम इसको बेटर ही समझ के चल सकते हैं। ठीक है, 70% इज़ अ गुड। ओके, प्रमोटर्स काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर होल्ड किए हुए। ठीक है, अच्छा, अब नीचे आते हैं, क्या है कंपनीज के बारे में उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी क्या है, तो क्या करें, इंडो फार्म्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स वर्ल्ड क्लास ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चर्स करती है वर्ल्ड क्लास ट्रैक्टर्स को, पिक एंड कैरी क्रेन्स एंड अदर फार्म्स इक्विपमेंट्स। ओके, मतलब पिक एंड कैरी क्रेन्स भी बनाती है, ट्रैक्टर्स भी बनाती है, और अदर फार्म इक्विपमेंट भी बनाती है, सच एज हार्वेस्टर्स, कंबाइंस, रोटेवेटर्स और अदर रिलेटेड स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, इक्विपमेंट कंपनी है तो ये सब फार्म रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है, मेनली ज़्यादा बनाती है ये ट्रैक्टर्स एंड पिक एंड कैरी क्रेन्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, तो कंपनी ने अपना आरएचपी फाइल किया, आरएचपी आप समझते होंगे, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, सेबी में जो फाइल किया है वो आपको मिल जाएगा, सेबी पर जाकर के आप फाइलिंग में जाकर के देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा आईपीओ जो उसने फाइल किया, क्या अपनी कंपनी के बारे में बताया। तो इसमें से कुछ चीज़ें निकाल करके जो इंपॉर्टेंट है, ओके, इस साइट ने सारी चीज़ें निकाल करके आपको एक एनालिसिस दिया है, उसके बारे में हम फटाफट से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए,
क्या कह रहे हैं, विद ओवर 2 decades ऑफ द एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स एंड पिक एंड कैरी क्रेन्स, इंडो फार्म्स इक्विपमेंट लिमिटेड हैज शोन स्टेडी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द ईयर्स। ठीक है, मतलब इसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को धीरे धीरे बढ़ाया ही है, लगातार इसने बढ़ाया ही, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके अगर हम फाइनेंशियल्स देख लें तो एक बार उस पर फाइनेंशियल्स पे भी आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स किस तरीके से हैं कंपनी के, अगर हाँ ये देखिए आपको दिख रहे होंगे फाइनेंशियल्स अगर देखें तो 2022 में 352 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 2023 में 371, और 2024 31 मार्च 2024 तक इसने 375, यानी इन लाइन है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, पैट देखें तो पैट 22 में 13 और फिर 15, फिर 15.6। ओके, तो बेटर है। ओके, नेट वर्थ भी यहाँ पर बढ़ रही है इसकी। टोटल बोरिंग अगर देखें तो वो 2023 के कंपैरिजन में घटी है 10 करोड़ के आसपास, तो इनलाइन ही कह सकते हैं। ठीक है, पर इस साल थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि इसने 30 जून यानी फर्स्ट क्वार्टर में इसने 75 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू किया, उस हिसाब से 4 क्वार्टर लगाऊं तो 300 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करेगी। हो सकता है कि भाई सीजनल होता हो, किसी क्वार्टर में बेटर, किसी क्वार्टर में कम होता हो। ओके, पैट भी अगर देखेंगे तो कम दिख रहा है। ठीक है, तो इनलाइन अगर मैं पिछले कंपैरिजन में करूं तो अच्छा कर रही है कंपनी, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। ठीक है, अब छोटी कंपनी है उस हिसाब से अपना काम बखूबी कर रही है। ठीक है, अच्छा तो अब आ जाते हैं उस पर, आरएचपी पर क्या फाइलिंग हुई है। आरएचपी फटाफट से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिएगा। ओके, देखिए क्या कह रहा है। Steady growth in revenue and profitability over the years. However, the company significantly lags behind its peers, such as Escorts, Kubota and Actions Conductor Equipment. ठीक है, अब देखिए इस फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी आती है एक्सकोर्ट्स कुबूटा। ठीक है, जो अच्छा खासा है यहाँ पर काफ़ी आगे है इस कंपनी की कंपैरिजन में। उसको भी हम देख लेते हैं क्या किस तरीके से। ठीक है, हम सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए देखिए अगर हम किसी के बारे में अप्लाई करने चाह रहे हैं। ओके, तो एस्कोर्ट्स कुबूटा के अगर कंपैरिजन करूंगा तो ईपीएस भी डाउन है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर इंडो फार्म्स का काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। देखिए कंपनी उस स्केल पे है भी नहीं। नेट एसेट वैल्यू भी देखें कम है। ओके, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ओके वो भी एक्सको कुबूटा तो इसका एक तरीके से लीडर है। ठीक है, इस फील्ड का। ओके, तो कहीं ना कहीं ये लैग करती है, पीछे है, बिल्कुल पीछे है, पर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ऐसा नहीं है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, एक स्टेडी प्रॉफिट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डिस्पाइट स्मॉलर स्केल ही इसका कम है, उस हिसाब से इनलाइन है। इंडो फार्म्स हैड स्ट्रेंथ टू मेक इट कम्पिटिटिव। ओके, स्ट्रेंथ है। द कंपनी हैज इट द इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इन हाउस आर एंड डी भी करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है अपने इन हाउस। ओके, इट्स ओन एनबीएफसी, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि भाई ये ट्रैक्टर फाइनेंसिंग भी करती है, इसकी खुद एनबीएफसी है, एनबीएफसी कंपनी है। इसकी एनबीएफसी कंपनी का भी बारे में समझ लेते हैं कि क्या है। सॉरी, कौन सा पेज निकला है, हाँ ये। ठीक है, इसकी एनबीएफसी कंपनी भी है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं इसकी एनबीएफसी कंपनी मैंने देखी थी, यहाँ पर इसने बताया था। हाँ देखिए, ये क्या करती है, देखिए इसमें बताया गया फर्दर इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी सब्सिडी बरोटा फाइनेंस। इसकी जो एनबीएफसी कंपनी है सब्सिडी है वो बरोटा फाइनेंस, यानी जिसके जरिए जहाँ पर जो फार्म मतलब जो किसान नहीं ले पा रहा है उसको ये क्या करती है कि एक तरीके से एनबीएफसी करती, मतलब फाइनेंशियल में सपोर्ट कर दी। ठीक है, जो होता है एनबीएफसी का काम इंटरेस्ट के लेकर के और वो सपोर्ट करना। ठीक है, विच सपोर्ट्स इट्स ऑपरेशंस एंड एनहेंस कस्टमर एसेसिबिलिटी। ठीक है, जैसे कस्टमर एसेसिबिलिटी, कस्टमर की अप्रोच, कस्टमर तक अप्रोच बढ़ती है। ठीक है, इट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेंज 16 HP to 110 HP ट्रैक्टर्स एंड द क्रेन्स विच कैपेसिटीज ऑफ अप टू 30 टन्स एंड टेलरिंग टू मीट द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स मार्केट डिमांड। ठीक है, तो 16 हॉर्स पावर से 110 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स बनाती है, क्रेन्स बनाती है। ठीक है, 30 टन्स की कैपेसिटी है इसकी। ओके, और जो डोमेस्टिक्स और एक्सपोर्ट के लिए जो डिमांड चाहिए उस पर पूरी तरीके से खरी उतरती है। ओके, एडिशनली इंडो फार्म्स हैज स्ट्रॉन्गर डीलर नेटवर्क इन द की एग्रीकल्चर स्टेट्स व्हिच इट्स प्लान्स टू एक्सपेंड ओवर द 500 डीलरशिप इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। ओके, तो इसका व्यू अच्छा है कि 500 डीलरशिप को अभी तक ये जो है स्ट्रॉन्ग डीलरशिप है और एक्सपेंड करना चाहिए 500 डीलरशिप इन द नेक्स्ट 3 इयर्स अलोंग विद द फोकस ऑफ द इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाना चाहती है। ठीक है, while Indo Farms had potential, it faces risk due to the dependency on the few key states, top dealers and supplier for its revenue and operations. Okay, potential है इसके पास और इसने रिस्क को भी फेसेस किया है, यानी कंपनी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, रिस्क को फेस करती है। ठीक है, की स्टेट्स में इसका डिपेंडेंसी है, टॉप डीलर्स की स्टेट्स में ही है, मतलब मैंने आपको बताया नॉर्थ में ही है। देखिए फार्मिंग होती ही नॉर्थ में सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये इस पूरे देश की अगर बात करें तो की स्टेट्स में ही ये यहाँ पर डिपेंडेंसी करती है। ठीक है, तो ये फेसेस रिस्क करती है। ओके, रिस्क फेसेस करती है। द कंपनी इज स्मॉलर मार्केट प्रेजेंट
presence compared its industry dealers, highlighting the need of the strategic growth and expansions of the compete effectively. Okay, फिर आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे आ जाते हैं. अच्छा, इसके बारे में बताया. इंडो फार्म्स इक्विपमेंट लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 1994, हैज मोर देन 20 years का एक्सपीरियंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर्स एंड पिक एंड कैरी क्रेन्स. दे आल्सो प्रोड्यूस फार्म इक्विपमेंट लाइक द हार्वेस्टर, जिसमें आपको शुरुआत में बताया था, रोटेटर्स एंड रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स विच नॉट कंट्रीब्यूट द टोटल रेवेन्यू ऑफ देयर कंपनी. ठीक है, तो अदर जो बनाती है वो रेवेन्यू में काउंट नहीं होते. मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो अच्छी मात्रा में बनाती है, जिस पर ही कंपनी चलती है, वो ट्रैक्टर्स एंड पिक एंड कैरी क्रेन्स पर. ठीक है. अच्छा, देखिए क्या कह रहा है आगे. द कंपनी हैज एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स टू वेरियस कंट्रीज वर्ल्ड वाइड लाइक जर्मनी, जापान, यानी आप देख रहे हैं जर्मनी, जापान, केन्या, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम एंड मैनी मोर कंट्रीज में ये क्या करती है, सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है. देयर एक्सपोर्ट्स हैज have contributed about the 7% of their total revenue over the last 3 years, while the domestic market has accounted for अप्रॉक्सीमेटली 93%. ओके, तो 7% के आसपास ये एक्सपोर्ट्स करती है और 93% के आसपास ये यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट करती है. ठीक है, डोमेस्टिक बिजनेस करती है. ओके, अच्छा, अब आगे क्या कर रहा है. एज दी September 30, 2024, इट्स प्रोडक्शंस फैसिलिटीज कैन मैन्युफैक्चर्स अप टू 12,000 ट्रैक्टर्स. ओके, वेरी गुड. तो इसकी क्या है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो 12,000 ट्रैक्टर्स बना सकती है और 1280 पिक एंड कैरी क्रेन्स बना सकती है एनुअली. देर प्रोड्यूस द ट्रैक्टर्स विच कैपेसिटी इज रेंजिंग 16 हॉर्स पावर, ये हमने समझ लिया, और 9 टन टू 30 टन के आसपास ये कैरी क्रेन्स बना सकती है. द कंपनी मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इस प्रोडक्ट थ्रू द नेटवर्क. 175 है, जैसे मैंने बताया 175 अभी डीलर्स है. 500 तक जाने की इसकी उम्मीद है अगले 3 साल में. और 175 जो डीलर्स है वो कहाँ पर है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड मोर. ठीक है. ओके, चलिए आगे क्या करें. ओवर द ईयर दे हैव बिल्ड अप फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, डिलीवर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू देयर कस्टमर्स. एट द June 30, 2024 दे हैड टोटल 938 एम्प्लॉइज. ओके, 938 मतलब 1000 भी नहीं है, 938 के आसपास यहाँ पर इसके पूरे पेरोल पर एम्प्लॉइज हैं. द ग्लोबल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मार्केट्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ. ओके, मतलब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मार्केट, फार्मिंग बढ़ रही है धीरे धीरे, और ये जो इक्विपमेंट की मार्केट है वो धीरे धीरे सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख रही है. ड्रिवन्स बाय द राइजिंग फूड डिमांड, बिल्कुल फूड डिमांड्स बढ़ रही है. डिमांड्स ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ है. ओके, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो $180.81 बिलियन. ओके, इतना बढ़ सकता है इन 2023 टू $296 बिलियन बाई 2030. ओके, मतलब आने वाले 6 सालों में लगभग दोगुने के आसपास बढ़ने, 18 दूनी 36, मतलब लगभग 70 से 80% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है. रिफ्लेक्टिंग अ कंपाउंडिंग एंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR ये बता रहा है कितना, 7.3% ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, तो यानी इनका बिजनेस भी है 7% से बढ़ सकता है. ओके, तो यानी ये ओवरऑल इसकी डिमांड है, आप जाकर के साइट पर पढ़ भी सकते हैं. ओवरऑल डिमांड इसकी अच्छी है, लगातार बनी हुई है. ओके, द ग्लोबल ट्रैक्टर मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट द CAGR ऑफ द 5.9 फ्रॉम $84.80 बिलियन इन 2024 टू $114.5 बिलियन. ओके, यानी लगभग हर साल ये 5.9% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है. ओके, तो भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे फार्मिंग डिमांड बढ़ रही है. ओके, अच्छा, अब ये क्या कह रहा है. डेवलप्ड नेशंस टेंड्स टू फेवर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स विच डेवलपिंग कंट्रीज शोज स्ट्रॉन्ग डिमांड्स ऑफ द ट्रैक्टर्स विद लेस देन 40 हॉर्स पावर. ओके, देखिए ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. क्या कह रहा है इसमें, डेवलप्ड नेशंस टेंड टू फेवर, जो डेवलप्ड नेशंस टेंड टू फेवर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स, वाइल डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग, देखिए हर कंट्री डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा है, जो वहाँ पर मांगती है 40 हॉर्स पावर से कम की. तो इसमें इसकी क्या है, मारियत है. एक्सकोट कुबूटा की अगर मैं बात करूँगा, एक्सकोट कुबूटा हाई हॉर्स पावर में डील करती है. ओके, 80% मार्केट शेयर है, एक्सपोर्ट्स का भी 80% आप समझ के चलिए. ओके, पर कहीं ना कहीं जो लेस हॉर्स पावर की डिमांड है वो ये कंपनी अच्छे से पूरा करती है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल अप्लाई कीजिए. एज अ लिस्टिंग गेन तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर जब मार्केट अगर उसको कैरी करता है, एक SL के साथ आप बैठ सकते हैं.
मुझे लगता है लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर अप्लाई करें तो आपको बेनिफिशियल कंपनी में दिखेगा, एक अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा एज ए लिस्टिंग गेन। और एक बार इसका जीएमपी की बात करते हैं ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका क्या चला उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तो आईपीओ आया ही नहीं है, 31 तारीख से आना है, पर इसका जो अभी चल रहा है जीएमपी वो लगभग लगभग 37% के आसपास एक्सपेक्टेड गेन्स बता रहा है। ओके, तो अच्छा गेन है, 40% के आसपास अच्छा गेन होता है, ठीक है। और अभी तो ये आएगा तो जीएमपी और बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ लिस्टिंग गेन्स, तो ये पूरी तरीके से अप्लाईबल है। आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं पूरी तरीके से करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने आपको कंपनी का ओवर दिया, लॉन्ग टर्म्स के लिए करना चाहते हैं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और मुझे नहीं लगता है ज़्यादा लोग इसको अप्लाई करेंगे। आप करिए लिस्टिंग गेन्स में, आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ के साथ क्या, अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए रखना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कीजिएगा, ठीक है। ओके, और उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप ले सकते हैं। एक बार आप ऐसे लगा करके छोड़ दीजिए, एक बार लिस्टिंग गेन मिल जाए, कुछ क्वांटिटीज़ वहाँ से बुक कर लीजिए, फिर एक ऐसे लगा करके छोड़ दीजिए, फिर देखिए मार्केट क्या करता है, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।